नमस्कार। जन आवाज के आज के इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड में इस वक्त केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी नेताओं का आवागमन लगा हुआ है और इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व केदारनाथ बद्रीनाथ टेम्पल समिति के सदस्य रहे श्री दिवाकर चमोली जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद जी। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आपका राजनीति में आगमन कैसे हुआ और जीवन में ऐसी क्या परिस्थितियां आई जो राजनीति की ओर आप अग्रसर हुए? जीवन में राजनीति, हम हेमवती नंदन बहुगुणा जी जब तक कांग्रेस में थे तो हम उनके फॉलोअर्स थे और बहुगुणा जी के साथ हमने उनके विचारधाराओं से, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म से प्रभावित होकर कांग्रेस की तरफ हमारा आकर्षण हुआ। फिर बहुगुणा जी ने कांग्रेस छोड़ दी, हम बहुगुणा जी के साथ नहीं गए। हमारा ये मानना था कि इस देश में आज़ादी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म की अगर कोई नींव किसी ने रखी है तो कांग्रेस ने रखी है और कांग्रेस की विचारधाराओं से हम प्रभावित रहे और इसलिए कांग्रेस की ओर विचारों में से प्रभावित होकर कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे। और मेरा आपसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कांग्रेस ये बोल रही है कि अगर वो 2022 में उत्तराखंड में सत्ता में आती है तो वो देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करेगी। तो आप लोगों को देवस्थानम बोर्ड से प्रॉब्लम क्या है, जरा आप ये बताएं। पहले बीकेटीसी था, बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी, 1939 का एक्ट था और अंग्रेज ब्रिटिश ने 1939 में वो एक्ट लाए। उसमें उन हकूकधारियों का, उनका सबका जो हिस्सा था वो उनका जो प्राचीन काल से चला आ रहा था उनको निश्चित किया और एक्ट को लागू किया। अब न ये कौन सी सोच के तहत इन्होंने देवस्थानम बोर्ड बनाया, ना तो जो लोग जिनके पुरखे तीर्थ पुरोहितों के, हकूकदारों के कई वर्षों से जो वहाँ सेवा करते आ रहे हैं मंदिर में, एक बार भी उन्हें बुला के उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया कि हम करने क्या जा रहे हैं। भाई, आपको चुना जनता ने है, जनता द्वारा चुने गए हो, जनता के लिए ही तो काम करोगे। आप अपने सुख के लिए या अपनी मनमर्जी से बिना जनता से पूछे इतना बड़ा निर्णय देवभूमि में आप नहीं ले सकते थे और इसीलिए विरोध हो रहा है। और इसी का श्राप भगवान बद्री, भगवान केदार उनको देंगे कि भविष्य में बीजेपी नाम की कोई चीज उत्तराखंड में नहीं मिलेगी। तो जिस समय इस वक्त के प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष होते थे, उस समय आप भी मेंबर थे, तो आपको क्या लगता है कि होना क्या चाहिए था कि जिससे ये यात्राएं सुगम बनती और हो क्या गया? क्या आपके इरादे थे और क्या इरादों के आपके विपरीत हो गया? पहली बात तो किसी भी काम को करने के लिए राजनेता की अगर नीयत साफ नहीं है तो वो जनता का काम नहीं, वो स्वयं के लिए काम कर रहे हैं। देवस्थान बोर्ड में बनाने में ये इनका क्या गुप्त एजेंडा है, ये हमारे समझ में अब तक नहीं आया। जब एक एक्ट 1939 से चला आ रहा था और माननीय गोदियाल जी उसमें लगभग 6 साल उसके अध्यक्ष रहे। एक और बताऊं कि माननीय गोदियाल जी ने कभी एक पैसा टीए और डीए मंदिर समिति से नहीं लिया। माननीय गोदियाल जी ने जो अब तक कोई काम नहीं कर सका था, जोशीमठ के अंदर बड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में भगवान नरसिंह का मंदिर था, भगवान नरसिंह के मंदिर का इन्होंने जीर्णोद्धार किया, नया मंदिर बनाया और बड़ा भव्य मंदिर भगवान नरसिंह का माननीय गोदियाल जी के कार्यकाल में बना। उसको भी इन्होंने रोकने की कोशिश करी कि माननीय गोदियाल जी उस मंदिर का जो मंदिर का वो उद्घाटन था उस अवसर पर ना हो और ये इनके बीजेपी के उसमें हो। करा सब कुछ गोदियाल जी ने। उसके पश्चात होता क्या है कि इन्होंने मंदिर समिति को भंग किया। हम उच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय से हमें स्टे मिला। इन्होंने 1 हफ्ते के अंदर पुनः उस मंदिर समिति को बंद कर दिया। 1 अप्रैल को हमें स्टे मिला और
8 अप्रैल को इन्होंने, तो हाई कोर्ट के लॉर्डशिप भी बड़े हंसे इस बात को देख के कि 1 हफ्ते में इन्होंने भंग कर दिया, उन्होंने एकदम स्टे दिया। उस काल में हम लोग गोदियाल जी से निवेदन किया कि इस कार्यकाल में आपने सब कुछ इसमें किया है। गोदियाल जी तो कह रहे थे करने दो। गोदियाल जी बड़े दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं। हमने फिर भी उनसे निवेदन किया कि नहीं आप इसमें, तो गोदियाल जी के कार्यकाल में वो मंदिर भगवान नरसिंह का वो बना है। दूसरा, पौड़ी से ऊपर भगवान शिव का विंसर का मंदिर है। बहुत बड़ी ये राम की और भक्तों की सेनाई बनती है। विंसर मंदिर के कार्य चल रहा था, बीजेपी ने उसको रोका। फिर गोदियाल जी ने भाग दौड़ करी, कई अधिकारियों से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, फिर उसका अब का जो है कार्यकाल, और प्रभु विंसर भगवान की, प्रभु की केदार की कृपा होगी तो गोदियाल जी के हाथों से ही वहाँ का जो है वो होगा। और जैसे मेरे बाहर के भी दर्शक रहते हैं जो आना चाहते हैं केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, तो आप कुछ इतिहास पर प्रकाश डालें कि किस प्रकार आदि शंकराचार्य जी ने कैसे स्थापना हुई, बद्रीनाथ जी की कैसे स्थापना हुई, केदारनाथ जी की। देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य को भगवान शिव का अवतार कहा जाता है। और आदि गुरु शंकराचार्य जब 9 साल के थे तभी उन्होंने संन्यास के लिए, उनके पिताजी नहीं थे, माताजी से कहा। माताजी ने कहा नहीं, एक ही लड़के थे। तो नदी किनारे गए, उन्होंने मगर से कहा कि प्रभु की इच्छा कि उनका पैर मगर ने पकड़ा। माँ आई, सब लोग रोते हुए आए, तो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने माँ से वचन लिया कि ये मगर मेरा तब पैर छोड़ेगा जब आप मुझे सन्यास की अनुमति दोगे। उसके बाद मगर ने पैर छोड़ा। माँ ने भी एक वचन लिया कि सन्यासी तुम जरूर होगे लेकिन अंतिम संस्कार तुम मेरा करोगे, और वो निभाया। तो भगवान के ध्यान में भगवान बद्री आए कि मैं नारद कुंड में पड़ा हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और मुझे स्थापित करो। तो नारद कुंड में और भी मूर्तियाँ मिली, लेकिन भगवान बद्री की जो मूर्ति थी वो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने उसको बद्रीनाथ में स्थापित किया। और बद्रीनाथ का सबसे बड़ा उस मूर्ति का उदाहरण ये है कि 3 देव की परीक्षाओं में जब भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के जो लात मारी थी, वो लात का निशान उस मूर्ति में उनके वक्षस्थल के स्थान पर वो आज भी है। और कुछ आप प्रकाश डालें केदारनाथ जी के बारे में। केदारनाथ में जब पांडवों को कुल हत्या का जब दोष लगा तो वो वहाँ गए। तो भगवान शिव को जब उन्होंने देखा, भगवान शिव ने बैल रूप बना लिया। और तो भगवान शिव ने जब बैल रूप उन्हें देख के, तो भीम खड़े हो गए। भीम ने को ये मालूम था कि शिव जो है भगवान मेरे पैरों के बीच से नहीं निकलेंगे। तो वहाँ जो है भीम दौड़ के गए और उनका कुला, जो कमर के पीछे जो बैक होती है बैल की, वो पकड़ा। तो भगवान वहीं वो हो गए और उनका मुंह पशुपतिनाथ में निकला, तुंगनाथ में हाथ निकला। ऐसे वो 5 जो केदार हैं वहाँ अलग अलग उनका वहाँ निकला। कल्पेश्वर बद्रीनाथ जाते हुए स्थान है कि तुंगनाथ में ये बाजू निकले, कल्पेश्वर में जटाएं निकली, रुद्रनाथ में रौद्र रूप है भगवान का, मुंह जो है ये इंसान वाला वो निकला वहाँ रुद्रनाथ में। और मद महेश्वर में पेट निकला, नाभि निकली। जो उत्तराखंड का इतना पौराणिक और दिव्य इतिहास है, आपको क्या लगता है कि क्या ये श्राइन देवस्थानम बोर्ड की स्थापना की जा रही है, क्या आपको लगता है कि ये उत्तराखंड के लोगों की आस्थाओं के साथ एक छलावा है? बिल्कुल छलावा है। उत्तराखंड के लोग, आपको पता है, अधिकतम जो है आर्मी में लोग हैं। उत्तराखंड के लोग सीधे, सच्चे और ईमानदार हैं। उत्तराखंड के लोग सीधे, सच्चे और ईमानदार के साथ साथ अगर अपनी किसी बात पे और अपने किसी निश्चित पे दृढ़ हैं तो दृढ़ हैं। यहाँ का पुरोहित समाज हक हकूकदारी आंदोलनरत हैं। और वो मैं समझता हूँ कि
इनकी तो मनसा ही साफ नहीं है, इनका इरादा साफ नहीं है बीजेपी का। ये इसको भंग नहीं करेंगे। माननीय गोदियाल जी ने, माननीय हरीश रावत जी ने ये वायदा किया है उत्तराखंड की जनता से और पुरोहित समाज से भी कि जैसे ही कांग्रेस सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये प्रस्ताव पारित होगा इसको देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का। तो मतलब आप ये वचन दे रहे हैं उत्तराखंड की जनता को कि पहली अगर सरकार बनती है उत्तराखंड के अंदर 2022 में तो पहली मीटिंग में ही देवस्थानम बोर्ड निरस्त कर दिया जाएगा, भंग कर दिया जाएगा। ये बात माननीय हरीश रावत जी ने भी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय गोदियाल जी ने भी ये बात कही है। और माननीय गोदियाल जी या हरीश रावत जी कोई बात जनता से झूठ नहीं बोलते, जो कहा है वो करेंगे। कांग्रेस ने जो कहा है आज तक वो करा है इस देश के सामने। कांग्रेस मतलब इस चीज को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 2022 के रखेगी और वचनबद्ध रहेगी इस वचन के प्रति उत्तराखंड की जनता से। मैनिफेस्टो कमेटी हमारी वो तैयार कर रही है और अध्यक्ष जी उसको उसमें डलवा चुके हैं। और आप पूर्व मेंबर रहे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के, आपके मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि जो इतने लोग दूर दूर से, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे विश्व भर से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, अपना शीश नवाते हैं देवभूमि में, उनकी कुछ सुविधाएं बढ़ जाएं, ऐसा उनको और सुविधाएं हों, वो और अच्छी यादें और अच्छे दर्शन पाके जाएं प्रभु के, आपके मन में कुछ ऐसे प्लान हैं, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिससे जो तीर्थाटन है वो और बढ़े और वो और सुगम हो? देखिए, देवस्थानम बोर्ड से तो वो संभव नहीं है, सेंट्रलाइज इन्होंने करा है। अब इसका अध्यक्ष प्रदेश का मुख्यमंत्री, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर इसका कमिश्नर है। लोकतंत्र के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन होता है और 1939 एक्ट जो है उसके अंदर जनता में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक कमेटी होती है जो विभिन्न उससे वर्गों से आते हैं। उसमें जिला पंचायत के भी सदस्य हैं, विधानसभा के भी 3, वो यूपी से भी चला रहा था, 3 मेंबर यूपी विधानसभा के सदस्य होते हैं उसमें। तो उसमें जनता का हर वर्ग से, हर कैटेगरी का आदमी है। ये रूपरेखा आप 1939 के देवस्थानम, ये जो आप बता रहे हैं ये आपका केदारनाथ बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी का जो ये 1939 का लॉ बना हुआ है, उसको इन्होंने भंग करके ये देवस्थानम बोर्ड बनाया। ये बताएं तो कि देवस्थानम बोर्ड से क्या फायदा है? कोई एक फायदा बीजेपी वाले गिनवा दें, क्या करेंगे उससे वो देवस्थानम बोर्ड से? और उस एक्ट में क्या कमी थी? 1939 एक्ट में कुछ उसमें छोटे मोटे अमेंडमेंट होते रहते हैं, पहले भी हुए, जो यात्रियों के लिए सुलभकारी हों वो हुए हैं। लेकिन इन्होंने तो ऐसे एकदम उसको भंग करके, इनकी मनसा का ही, क्योंकि इनका एजेंडा क्या है? जैसे आरएसएस की जो सोच है वो इसमें पता नहीं क्या करना चाह रहे। आरएसएस का कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, बताएं आप। क्या इससे उत्तराखंड वासियों की भावनाएं आहत हुई हैं? बिल्कुल हुई हैं भाई। पहले माननीय गोदियाल जी अध्यक्ष रहे, उसके बाद इन्होंने बीजेपी का भी एक अध्यक्ष बनाया। गोदियाल जी के कार्यकाल में किसी व्यक्ति की, अगर कोई कर्मचारी है, अगर टेम्पल कमेटी का कोई कर्मचारी था, उसकी कोई बात होती थी, आराम से गोदियाल जी के पास, माननीय अध्यक्ष जी के पास चला जाता था और सरल हृदय, ये जो उसमें जो जिसका। अब अगर हम किसी कर्मचारी की भी, मैं कर्मचारियों की बात करूंगा, पंडा समाज हकूकदारी तो है ही है, अगर किसी कर्मचारी की कोई समस्या हो, कहाँ मुख्यमंत्री को ढूंढते फिरेंगे? आम आदमी, ये तो इतने एरिस्टोक्रेट मुख्यमंत्री है। हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे तो जनता दरबार लगा के हर आम आदमी से मिलते थे। और कर्मचारी एक मिलने के, एक आपको याद होगा कि एक महिला टीचर त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में भी वहाँ गई, अपनी समस्या रखी, किस तरीके से तानाशाही रवैये से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उस महिला से का अपमान किया। अरे ये धरती देवभूमि है और देवभूमि हमारे तो वो संस्कार है, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता। और ये उस महिला को, इनके मां स्वरूप महिला, उसका इन्होंने खुलेआम अपनी राज दरबार में, मुख्यमंत्री दरबार नहीं, ये राज दरबार समझते हैं,
उसमें इतना कोई राजा ने आज तक किसी महिला की इतना अपमान नहीं किया होगा, उसको वहां से भी बेइज्जत करके निकाला। लेकिन आप तो अधिवक्ता भी रहे हैं और आप देवस्थान अपना अधिवक्ता आप अभी भी हैं, और आपने बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के मेंबर भी रहे, दोनों जीवन जिए, कानून का भी और धार्मिक भी। तो आप क्या संकल्प लेके चल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आती है तो उत्तराखंड में जितने भी जगह तीर्थ हो रहे हैं, चाहे वो हरिद्वार हो, हर जगह तीर्थार्थियों को कुछ ना कुछ फायदेमंद योजना कांग्रेस लाएगी? निश्चित, कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, केवल मात्र कि हम धर्म के झंडे गाड़ दें और वो कर दें, हमारे दिल में है प्रभु, हमारे दिल में है। हमारा मन, वाणी और कर्मों में अंतर नहीं है। इनकी तो कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इनका बताइए, इन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जितना वो था, कौन से मैनिफेस्टो में कितनी बातें, जिन मंचों से ये घोषणा करते हैं, और 7 साल हो गए प्रधानमंत्री को बने हुए, कितनी घोषणाएं इन्होंने जो अपने कार्यकाल में जो घोषणाएं की और अब भी कर रहे। दिवा स्वप्न ये उत्तराखंड वाली जनता, उत्तराखंड का आवाम, उत्तराखंड की माताएं, बहनें, शिक्षक, हर आदमी परेशान है। जनता क्या मन बना रखा है 2022 में, किस तरफ जा रहा है हवा का रुख? ये तो पूरे उत्तराखंड की जनता जानती है कि अब की बार कांग्रेस को विजयी बनाना है। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री होंगे। कितनी सीटों का अनुमान लेके चलें कि आपके अंदाजे से कितनी सीटें कांग्रेस लाएगी 2022 के समर में? हम उस हवा में नहीं उड़ते। अब की बार 60, हम जमीन में रह के काम करते हैं और जमीन ही बात करते हैं। हमारी 50 सीट आएंगी, ये निश्चित है। और आप देखिए ना, बराबर में क्या हुआ हिमाचल में, और अगले दिन इन्होंने पेट्रोल कहाँ वो कर दिया। इसका भाई तुम जनता का खून चूसोगे तो भाई सत्ता क्या है, राजनीति क्या है? जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए। कांग्रेस का आप ये देखिए, कांग्रेस भवन है, कांग्रेस भवन की स्थिति, सत्ता में तो कांग्रेस सही है, इस भवन में 2 ईंटें कहीं लगी हुई हैं, और इनके हर जिले में कहाँ से बन गए, कहाँ से बन गए इतने बड़े बड़े भवन के बीजेपी के। और AICC में आप जाकर देखिए, वहाँ क्या वो है। तो ये तो इनकी तो कथनी करनी है, माल इनका जो है चंद लोगों के लिए राजनीति है इनकी, चंद पूंजीपतियों के लिए। ये तो अगर इस देश की जनता जागरूक नहीं हुई तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है। ये तो उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन करने की चाह रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने इस देश के अंदर जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा, कितने लोग, कौन से पूंजीपति थे, और उनके पीछे कौन से लोग थे? यही लोग तो थे। इनके विभिन्न, जैसे रावण के 10 सिर थे, इनके भी 10 सिर, कि विभिन्न उनसे सिरों से ये अलग अलग वाणी बोल के ये बीजेपी वाले, भाई RSS की पॉलिटिकल विंग है, बीजेपी RSS की पॉलिटिकल विंग है। और अब जो है इस देश का आवाम समझ चुका है इनको, और इनको वो सबक देगा जो अभी हिमाचल में उपचुनाव में आपने देखा, राजस्थान में आपने देखा, तो वो उत्तराखंड में भी होने वाला है। और मेरा आपसे आखिरी प्रश्न ये है कि आपका इलेक्शंस के संबंध में 2022 उत्तराखंड में आपका उत्तराखंड की जनता को और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश है? इंदिरा गांधी जी ने एक मंत्र दिया था कांग्रेस को ही नहीं, इस देश के आवाम को, कि देश को अगर आगे ले जाना है, और वही मूल मंत्र इंदिरा जी का दिया हुआ, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन। हम उसी उस पे चलेंगे। यही मंत्र जो है वो विजयी मंत्र साबित होगा। हम कांग्रेस की विजय के लिए ये सबसे बड़ा मंत्र है जो इंदिरा जी ने दिया था, कि कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन। और रावत जी को देख के तो एक बात वो है कि अगर इस देश के अंदर बुजुर्गों में करने की और युवकों में सोचने की शक्ति आ जाए तो ये धरती स्वर्ग बन जाए। और आप साक्षात उदाहरण कांग्रेस के
जो माननीय हरीश रावत जी इस एज में किसी युवा से ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, घर घर वो जा रहे हैं। और युवा हमारे प्रदेश अध्यक्ष, वो सोचने की जितनी क्षमता किसी सामान्य युवक नहीं, किसी अच्छे से अच्छे युवक से भी ज़्यादा, राजनीतिक निर्णय हो, कोई निर्णय हो, माननीय अध्यक्ष जी उस मामले में बिल्कुल खरे उतरते हैं कि उनमें सोचने की बड़ी प्रबल शक्ति है। मतलब यही मान के चलें कि कांग्रेस विजय की ओर अग्रसर हो रही है। हाँ, जब एक बुजुर्ग और एक युवा साथ हैं तो कांग्रेस विजय की ओर जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चमोली जी कि आज आप आए और आपने अपनी बात बहुत ही सुंदरता से रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।